हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हम फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो को करिकुलर पेपर है यूजी का, हम उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 यूनिट्स कंप्लीट हमने कर लिया है। आज हम चौथे यूनिट पे बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बीमारियों के बारे में, यानी बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके की जो है कि देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे उनसे जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, जितना सही होगा आप लिख के बताइएगा। जिन बच्चों ने जो है बताया है मैं उनको चॉकलेट पक्का भेजूंगा। ठीक है, चलिए जो ज़्यादा बताएगा उसको सच में चॉकलेट देंगे। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हिच टाइप डायबिटीज़ इज कैरेक्टराइज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल। देखो भाई, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी हो इंग्लिश पढ़िएगा, जिनको हिंदी जो है कि समझ में आती है वो यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं दिखा दिया करूँगा। तो देखिए पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार के मधुमेह में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो गया। तो देखो भाई, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ मैंने आपको पढ़ाया है 2 टाइप का। डायबिटीज़ जो होता है टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है भाई कि टाइप 1 हमारा जेनेटिकल होता है, यानी कि जब से दादा को है पिता को है तो बच्चे में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है बचपन में ही दिख जाता है, और ये लाइलाज होता है, जन्म भर रहता है। ये जो है कि दवाओं के ऊपर ही चलना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शरीर होती है ना, वो जो हमारी जो क्या होता है कि जो इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल होती हैं उनको ख़त्म कर देती है धीरे धीरे, या फिर वो जो है इंसुलिन बना नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन मैंने आपको पढ़ाया है कि एक ऐसा हार्मोन्स है पेनक्रियाज द्वारा जो निकाला गया, जो हम मीठा खाते हैं ना उस मीठा को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और अगर मीठा अगर नहीं पचता है शरीर में उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा और इसी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है ये बीटा सेल जो होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है भाई, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है। ठीक है, और ये हमारी आदतों के वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो इन सब से वजह से जो बेटा जो है कि डायबिटीज़ होता है उसे हम टाइप 2 बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें जो है हमारा क्या सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 1 मधुमेह। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जब रक्तचाप लगातार किसी स्तर से अधिक हो जाता है, जब रक्तचाप लगातार किस स्तर से अधिक हो जाता है तो उच्च रक्तचाप का निदान किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये समझिए कि किस लेवल पे जाने के बाद हम ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, देखो भाई बब्लड प्रेशर तो रहता ही है शरीर में और रहना ज़रूरी भी है। ठीक है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है कितना, 120/80। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल होता है। अब ये सामान्य होता है, अगर इससे कम होगा तो हम लो बीपी बोलेंगे। 120/80 से कम होगा तो लो बीपी बोलेंगे। अगर 120 से ज़्यादा होगा तो हम हाई बीपी बोलेंगे। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब पर कह रहा है कि हाइपरटेंशन कब होगा, मतलब हाई बीपी कब कहा जाएगा, तो जब 140 से 90 पहुंच जाएगा। कितना, 140 से 90 mmHg पहुंच जाएगा, तब जो है हम बोलेंगे ये हाई बीपी है या हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का केस तब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है, यानी कि इसको इंग्लिश में भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पूछा हुआ है कि विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि आपके खून में बेटा देखो शुगर होता है। ठीक है, जो मीठा खाते हैं खून में जाके मिल जाता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जब खून में जो शुगर का लेवल है, ठीक है, जो उसको रेगुलेट कौन करता है। कहने का अर्थ ये है कि खून में शुगर कम हो या ज़्यादा हो, ये बैलेंस कौन बनाता है, तो भाई ये बनाता है इंसुलिन। यानी कि अगर खून में अगर ब्लड ज़्यादा है तो इंसुलिन उसे कम कर देगा, और अगर कम है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो तीसरे का हो जाएगा आपका बी सही, यानी कि इंसुलिन। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि ओबिसिटी इज कॉमन रेशियो मेजर्ड यूजिंग व्हिच इंडेक्स, यानी कि अगर मोटापा को मापना है, ओबिसिटी मापना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, वेस्ट हिप रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, यानी कि BMR या LBM। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा यूज करते हैं? क्लास में मैंने बेटा आपको पढ़ाया है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, कैसे मापते हैं वो लिख के बताइए ज़रा। चलिए आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन पे। बच्चा 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे पूछा ये है कि उपवास के दौरान सामान्य रक्त शर्करा का स्तर सीमा क्या होता है। भाई जैसे आप ना उपवास रहते हैं, जैसे कुछ बच्चे रमज़ान में जो है कि रोज़ा है, नवरात्रि में जो है कि व्रत रहते हैं कुछ लोग, तो कहने का अर्थ है जब उपवास रहते हैं ना तो आपके शरीर में जो शुगर लेवल है, ठीक है, यानी कि आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कितना होना होता है, तो 70 से 99 mg पर डेसीलीटर, यानी आपके 1 डेसीलीटर में ब्लड में, डेसीलीटर ब्लड में 70 से 99 mg जो है कि शुगर होना चाहिए, ठीक है, मिलीग्राम शुगर होना चाहिए, तब आप सही रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, किस प्रकार का फाइबर कब्ज को रोकने में सहायक होता है। जैसे अगर आपको मैंने पढ़ाया था कॉन्स्टिपेशन बेटा, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप फाइबर खाते हैं, फाइबर मतलब रेशे युक्त भोजन लेते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे कि बच्चे जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप छिलके वाला बीज, जैसे चना हो गया, मूंगफली हो गया, तो ये सब जब आप खाते हैं, ठीक है, तो वो आपको पेट साफ करने में हेल्प करता है। बात समझ में है कि नहीं? तो पूछ रहा है कि किस प्रकार का फाइबर जो है कब्ज को रोकने में सहायक होता है। तो फाइबर देखो 2 तरीके का होता है बेटा, एक तो घुल जाता है, घुलनशील होता है यानी कि सल्यूबल होता है, एक नॉन सल्यूबल होता है। तो जो नॉन सल्यूबल वाला होता है ना, ये जो है कि कब्ज को रोकने में सहायक होता है, ठीक है। तो ये आपका 6वें का हो जाएगा बच्चे, जो नॉन सल्यूबल है, ठीक है, यानी कि अघुलनशील जो है कि फाइबर होता है, ठीक। चलिए 7वां क्वेश्चन पूछा है कि एड्स का मुख्य कारण कौन सा वायरस है। आप सबको पता है बेटा HIV, ठीक है। आप मुझे एड्स का फुल फॉर्म लिख के बताइए, एड्स का और HIV का फुल फॉर्म लिख के बताइए, HIV, ठीक है। देखते हैं कौन ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देता है। चलो बच्चे अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं कि व्हिच आर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर बढ़ता है बच्चा, ठीक है, तो कैसे जो है कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? लीवर, किडनी, लंग्स मतलब फेफड़ा, पैनक्रियाज मतलब पैनक्रियाज। तो बच्चे आपको मैं बता दूं कि अगर हाइपरटेंशन बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है किडनी। क्यों? क्योंकि बच्चे किडनी ब्लड को छानती है, और अगर हाइपरटेंशन बढ़ जाता है यानी कि ब्लड बहुत तेज़ी से बहने लगता है तो किडनी पे बुरा असर डालेगा, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। यानी कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में बच्चे सबसे कॉमन जो होता है कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलता है, तो भाई आपका 9वें का हो जाएगा जो है डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये बच्चा जो डायबिटीज न्यूरोपैथी है ना, ये वाला मामला देखने को मिलता है, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। चलो बच्चे 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हिंदी में आपको दिखाते हैं, ठीक है, जो कठिन होगा वो हिंदी में बता देंगे। तो बच्चे देखो पूछा है कि धमनियों के सख्त और संकीर्ण होने की स्थिति को क्या कहते हैं, ठीक है। ये हालांकि आपसे क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि जो धमनियाँ होती हैं बच्चे, जो हमारे खून जिन नलियों से होकर के बहता है, वो कड़ी हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है, और पतली हो जाती हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जब कड़ी और पतली हो जाती हैं तो इस केस को, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो आपने पढ़ा है डी, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चा, रक्तचाप को नियंत्रित करने में किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये आप मुझे बताएंगे। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप बता दिए होंगे। तो बेटा सोडियम, क्यों? आपने पढ़ा होगा कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो सोडियम यानी कि नमक हम कम कर देते हैं, ठीक है, ये बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि हमारा जो ये 13वां क्वेश्चन है बेटा, पूछा हुआ है कि किस प्रकार की वसा मोटापे के खतरे को बढ़ाती है। यानी कि बच्चा किस प्रकार का जो फैट होता है आपके मोटापे को बढ़ा देता है, ठीक है, यानी मोटापे का खतरा बढ़ा देता है। तो ट्रांस फैट, ठीक है,
ट्रांस फैट। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि एड्स से जुड़े सबसे सामान्य लक्षणों में क्या शामिल है, यानी किसी को एड्स HIV हो जाता है तो भाई वो जो है कि उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, जिनको एड्स हो जाता है ना उनका वजन बहुत स्पीड से घटता है और बुखार लंबे समय तक बना रहता है। ये बात सब एड्स जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको हम बता रहे थे। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, हम हिंदी में बता देते हैं। पूछा है कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर ड्यूरिंग। ठीक है, अब इसी को हम हिंदी में बताते हैं आपको तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि गर्भकालीन मधुमेह किस समय होता है, यानी कि बेटा जो प्रेगनेंशियल जो डायबिटीज़ होता है वो कब होता है। तो जाहिर सी बात है कि गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे बेटा 1000 डे ऑफ न्यूट्रिशन, वहाँ बताया था कि जो माताएं होती हैं जो बच्चे को पेट में रखी होती हैं उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा हुआ है कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किस दवा का वर्ग उपयोग किया जाता है, यानी बच्चे किसी को हाई ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया है तो उनको किस तरीके की दवा दी जाती है। ठीक है, तो बेटा बीटा ब्लॉकर्स की दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चा। मोटापे का प्राथमिक जोखिम कारक क्या है, यानी मोटापा अगर किसी को हो जाता है तो उसका प्राथमिक जो नॉर्मल कारक होता है क्या होता है। तो भाई शारीरिक निष्क्रियता, यानी कि जो है कि शरीर जो है एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, काम करने का मन नहीं करेगा, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, 18वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि लंबे समय तक कब्ज होने वाली प्रमुख जटिलता क्या है, यानी लंबे समय तक बेटा कब्ज से होने वाली जटिलता क्या होती है। मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बना है बेटा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत समय तक रहता है तो बच्चे वो बवासीर में बदल जाता है, यानी कि बवासीर हो जाता है बेटा। ठीक है, पाइल्स जिसे बोलते हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। पूछा हुआ है कि उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने के लिए किस जीवन शैली में बदलाव की सिफारिश की जाती है, यानी कि डॉक्टर क्या सलाह देते हैं यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर का अगर समस्या है तो बच्चे इसमें जो है एक तो उच्च सोडियम आहार, ऐसा तो नहीं ना कि नमक ज़्यादा खाने को बोलेंगे या शराब पीने को बोलेंगे या कम फाइबर आहार लेने को बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि आप डेली सुबह टहला करिए, एक्सरसाइज किया करिए। ठीक है, और मैं भी आपको कहता हूँ, आप सुनते नहीं हो। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि HIV का मुख्य संचरण माध्यम क्या है, यानी HIV जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। दूषित भोजन, वायुजनित द्रकण, शरीर द्रव, कीट जनित संक्रमण। तो बच्चे शरीर द्रव में बच्चे कुछ ही द्रव ऐसे हैं जिनसे कि जो है ये फैलता है, जैसे ये पेशाब से कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता है। ठीक है, पसीने से नहीं फैलता है। ठीक है, लार से भी नहीं फैलता है। हाँ, अगर स्पर्म हो गया, ब्लड हो गया, मम्मी का दूध हो गया, तो ये सब जो हैं ये कहीं ना कहीं फैलाते हैं। ठीक है, एड्स को। तो शरीर का द्रव। आगे बात करते हैं बच्चे कि 3 महीनों के दौरान रक्त शर्करा के स्तर की निगरानी के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। अगर बच्चे मान लीजिए कि किसी को हमें देखना है कि अगर ब्लड में शुगर कितना है, क्या लेवल है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो हीमोग्लोबिन A1C जो है कि किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 21 क्वेश्चन पूछा है, अच्छा 22 ना। द्वितीयक उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है। देखो बेटा, हाई ब्लड प्रेशर के जो है कि कई कारण होते हैं। दूसरा कारण ये होता है, यानी कि एक कारण तो हो गया कि चलिए मान लीजिए कि कोई टेंशन हो गया, और भी कारण हो गए कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कारण होता है बेटा, किडनी जब खराब हो जाती है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम जो है सेकेंड रीजन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो बच्चा, मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो शरीर होता है वही जो है कि इंसुलिन को यूज ही ना करे, इंसुलिन थोड़ा मोड़ा बन रहा है उसको भी वो यूज नहीं कर रहा है, प्रतिरोधी हो गया है, उसका मतलब उसका एंटी हो गया है, उसको जो है कि उसका विरोध कर रहा है, शरीर हमारा इंसुलिन का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे उसको कौन सी डायबिटीज़ बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। क्या बोलेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, चलो बेटा 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आहार सबसे प्रभावी है। तो बच्चे देखो क्या करना है, अगर मोटापा हमें अगर कम करना है तो ध्यान देना है कि हमें कार्बोहाइड्रेट
कम लेना है, ठीक है, यानी कि चावल वगैरह कम खाना है, मीठा कम खाना है। और बेटा उच्च प्रोटीन आहार लेना है, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन होता है, रोटी हो गया, दाल हो गया, ये ज़्यादा खाएंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे जितने भी एक्टर होते हैं ना, कभी मीठा वीठा नहीं खाते हैं, वो लोग ज़्यादा बहुत रेयरेस्ट खाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे शुगर है, वो मोटे हो जाएंगे। चलो बच्चे 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। तो इसमें पूछा है कि एड्स रोगियों में अवसरवादी संक्रमण का मुख्य कारण क्या है। कहने का अर्थ ये है बेटा कि किसी को एड्स होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो बेटा उनका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, कमज़ोर होने की वजह से जो है कि ये कहीं ना कहीं फैलता है ज़्यादातर। बात समझ में आई कि नहीं। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होना, ठीक है, या वीक इम्यूनिटी। चलो बच्चे, तो ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए सही। आपके जो है कि कितने सही हैं आप इसमें लिख के बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अगली वीडियो में अभी हम जो है कि बात करेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आप लिख के बताइए कितने सही हुए आपके, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।